हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है ये भी काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है एज यूजुअल। लेकिन इन सारी लंबी वीडियोस में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स विद द करंट अफेयर्स पता चल रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं इंडिया और यूरोप के बारे में। तो इंडिया यूरोप के बारे में जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सब के सब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक्चुअली में प्रीलिम्स 2023 में फायदा हो सके। तो चलिए सीधा स्क्रीन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के इंडिया और यूरोप वाले एस्पेक्ट को डील करेंगे। और इंडिया एंड यूरोप वाले एस्पेक्ट में हम लोग की पहली टॉपिक जो है वो है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ में टॉपिक इसलिए है क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की जो पहली राउंड ऑफ नेगोशिएशन है उसको कंप्लीट करा है। इसके अलावा ये जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ये एक किस्म का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है which was resumed after a gap of almost 9 years, since the earlier negotiations were left off in 2013 due to the differences in the scope and expectation from the deal. 2013 में भी ये डील शुरुआत की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद 2013 में इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया था बिकॉज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डील, जो कि ऑलमोस्ट 9 साल बाद फिर से ये ताज़ा हुआ है और इसकी पहली राउंड ऑफ नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई है। Free trade agreement involves agreement on trade, investment and geographical indications. इसकी खास बात यह है यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस यह है कि इट विल हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स टू गेन मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन यूरोपियन मार्केट while helping the domestic manufacturers to get cheaper access to imports from EU. यानी कि हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलेगी EU में, और EU से आने वाली इंपोर्टेड गुड्स भी जो है वो इंडियन कंज्यूमर्स को चीपर रेट में मिलेगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है कंसीडर किया जाता है इंडिया की वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट। फलस्वरूप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल प्रोवाइड अ बूस्ट टू मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करी जाएगी इंडिया में फ्रॉम EU एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इसके अलावा EU जो है इज लुकिंग फॉर ए लार्ज मार्केट एज इंफ्रा EU ट्रेड रिमेन स्टैग्नेंट। इसका मतलब यह है कि EU जो है वो एक लार्ज मार्केट की तलाश में है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड के लिए, जो कि काफ़ी समय से स्टैग्नेंट अटका हुआ था। EU और इंडिया जो है, अगर इनकी हम लोग बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो लगभग 116.36 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है 2021-22 में। इसके अलावा अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हटाकर बात करें तो नेगोशिएशंस हो रहे हैं कई सारे स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स के और जियोग्राफिकल इंडिकेटर एग्रीमेंट्स के। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो होती हैं, इस किस्म की एग्रीमेंट जो है ये एक किस्म का पैक्ट है विच विल एस्टैब्लिश अ ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट ट्रेड इन GI प्रोडक्ट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए GI क्या होती है। ये रूट्स को बताता है, ओरिजिन को बताता है और एक पर्टिकुलर क्वालिटी को इंश्योर करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो है ये एक किस्म का एग्रीमेंट है विथ रेसिप्रोकल अंडरटेकिंग्स टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बाय नेशनल्स ऑफ द सिग्नेटरीज टू ईच अदर्स टेरिटरी। इसका मतलब यह है कि जितने सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स देश में आएंगे उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा जब भी वो दूसरे देश में निवेश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, दोनों तरफ यानी कि भारत और EU ने दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट किया गया है कि टू इंस्टीट्यूट इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, एक ऐसी काउंसिल बनाई जाएगी फॉर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल टाइज। इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन अग्रीड टू लॉन्च इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, TTC के नाम से जाना जाता है। ये TTC के बारे में आपसे UPSC के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दिस स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, ये TTC जो है टेक्नोलॉजी काउंसिल जो हम लोग बना रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड EU, ये एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है विच विल अलाउ बोथ द पार्टनर्स टू टैकल चैलेंजेस एट नेक्सस ऑफ ट्रेड, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी एंड दस डीपन द कोऑपरेशन इन दीज फील्ड्स बिटवीन EU एंड इंडिया। यानी कि जितनी सारी चैलेंजेस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड या टेक्नोलॉजी ट्रेड से नेक्सस में आने वाली जितनी सारी चैलेंजेस आती हैं, यानी कि इन दोनों से मिली हुई जितनी सारी चैलेंजेस होती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इन सब में इंडिया और EU जो है वो एक दूसरे की मदद करेंगे। First for India and second for EU, TTC signifies enhanced political value of India in uncertain global strategic environment. ग्लोबली अगर आप देखते हैं आज की तारीख में तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, तो इस इंस्टेबिलिटी में एक सर्टेनिटी पाना ग्लोबल लेवल पर, दैट टू इट अ स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, ये हमारे लिए और इनफैक्ट EU के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस किस्म की जो डीलिंग्स हो रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या TTC का बनना, ये सब जो हैं ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी के बीच में, स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के सामने फेस करता है इन दिस प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड, उस चीज़ के परे जाकर के एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है।
अगर हम कुछ बेसिक तथ्यों को देख ले ईयू के बारे में, तो ईयू जो है इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज, और इसको बनाया गया था maastricht ट्रीटी के द्वारा 1993 में। टू प्रोमोट, इसके गोल्स क्या हैं? टू प्रोमोट पीस एंड फॉलो द ईयू वैल्यूज, improve the well-being of the nations, establish internal market and to protect and improve the quality of the environment। इसके जो 27 कंट्रीज हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में, मोस्टली जो हैं वो सब के सब यूरोप में ही है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन ईयू के अंदर नहीं आता है, दिस कुड बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला पोर्शन ईयू के अंदर नहीं आता है, तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर दीज टू कंट्रीज। ये ब्रिटेन है जो कि छोड़कर जा चुका है ईयू को। ये कौन सी एरिया है, कौन सी कंट्री है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अदर यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, एक बार उसको पता कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक यूरोपियन काउंसिल होती है दोस्तों, दूसरी यूरोपियन पार्लियामेंट होती है, तीसरी यूरोपियन कमीशन होती है। जो यूरोपियन काउंसिल होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये एक्चुअली में क्या करती है, इसके अंदर कौन लोग रहते हैं। बेसिकली 27 कंट्रीज जो ईयू के मेंबर्स हैं, उनकी ही ये यूरोपियन काउंसिल है, जिसमें दे ब्रिंग टुगेदर द हेड ऑफ द स्टेट्स और द गवर्नमेंट्स ऑफ एवरी ईयू कंट्री एंड डिसाइड्स ऑन पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ द ईयू। यानी कि यूरोपियन काउंसिल का जो मेन मोटो है वो है पॉलिटिकल, और ये ईयू को दिमाग में, ईयू को रखते हुए, ईयू की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ईयू की जो पॉलिटिकल आई वुड से जो स्टेप्स लेने से उनको पॉलिटिकली फायदा हो सकता है, इस किस्म के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इस किस्म के जो पॉलिटिकल टेक हैं, वो यूरोपियन काउंसिल लेती है। दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, वो जितने सारे यूरोपियन यूनियन में बॉडीज़ हैं, उसके अंदर ये एकमात्र बॉडी है या एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि ये इलेक्शन के ऊपर बेस किया गया है। कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ईयू के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। दे कम टुगेदर विद काउंसिल, जिसका नाम ये है यूरोपियन पार्लियामेंट। इसका पर्पस ये है कि टू लेजिस्लेट इश्यूज और ईयू लॉज, टू मेक ईयू लॉज। बेसिकली इट्स अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये पॉलिटिकल बॉडी है। पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो ईयू से रिलेटेड लॉज बनाती है, और इसके पास कोई पावर नहीं है टू इनिशिएट अ लेजिस्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने सारे कंट्रीज हैं, अगर वो सब मिलकर चाहें कि इस पर्टिकुलर इशू पे यूरोपियन यूनियन को लॉ बनाना चाहिए, ओनली देन ईयू की जो पार्लियामेंट है कैन फंक्शन। लेकिन खुद से यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकती ऑन इट्स ओन, वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकती। तो ये एक एमसीक्यू बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन कमीशन जो है, ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एक एग्जीक्यूटिव आर्म है, यानी कि इसमें भी एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव, और ये पॉलिटिकल है। It is responsible for drawing up proposals for the new European legislations and it implements the decisions of the Parliament, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन काउंसिल। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो रिसेंटली 2020 में यूनाइटेड किंगडम इसने ईयू को छोड़ दिया है। यूरो जो है ये उनकी लोकल करेंसी है, यूरोपियन यूनियन में यूरो चलता है। इनके पास खुद की एक वीज़ा भी है, जिसको हम लोग इंटरनली, अगर किसी भी कंट्री में आप ईयू में घूमते हैं तो आपको अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो। इसके अलावा ईयू में क्रोएशिया जो है एक लेटेस्ट एंट्रेंट है इन 2023। ये अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन में रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है एज ए मेंबर शामिल हुई है, इसका नाम है क्रोएशिया। ईयू हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, और उनका जो मोटो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन सब पे क्वेश्चंस बन सकता है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया इंडिया और ईयू। मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिया एंड यूके। इंडिया यूके की जो मेन फंडा है इसमें वो ये है कि देर आर वेरियस इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड यूके इन द रिसेंट टाइम्स। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ में इंडिया यूके इसलिए है क्योंकि इंडिया और यूके ने मिल करके रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे साइन किया है, इनिशिएटिव्स या एग्रीमेंट्स पे साइन किया है, और वो भी अलग अलग एरिया ऑफ कोऑपरेशन में, मतलब अलग अलग जगह पे ये दोनों कंट्रीज जो हैं कोऑपरेट करेंगे। एरियाज कौन कौन से ये जानना ज़रूरी है, जैसे पहला ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, दूसरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तीसरा प्रोफेशनल स्कीम इन्होंने एक निकाला है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, चौथा जो है वो है यूके एंड नीति आयोग कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात हो रही है, तो मतलब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। इसके अलावा अदर कुछ एरियाज़ हैं, मतलब जो मिसलेनियस होती है उस पर भी ये लोगों ने साइन बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे किया है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी के अंदर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। नंबर 1, their target is to conclude the majority of talks on free trade agreement। एक टारगेट ये है कि they want to conclude a majority of talks on a free trade agreement by the end of October 2022। इसके अलावा they have finalization of India UK Global Innovation Partnership GIP कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे हैव फाइनलाइज, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि जिप क्या है, ग्लोबल इनोवेटिव पार्टनरशिप या इनोवेशन पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके, ये फाइनलाइज हो चुका है। इसमें क्या देखा जा रहा है, इट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स होंगी टू स्केल अप द क्लाइमेट स्मार्ट इंक्लूसिव इनोवेशन। क्लाइमेट स्मार्ट मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, ऐसे इनोवेशन की बात हो रही है जो कि क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस।
ये इनोवेशंस जो हैं फ्रॉम इंडिया टू अ थर्ड कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक रीजन में होगा। यानी कि ये स्केल अप होने वाली है इनोवेशंस फ्रॉम इंडिया एंड इट विल गो टू अदर कंट्रीज, अदर थर्ड कंट्रीज लाइक कंट्रीज इन एशिया, इन अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम लोग डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यूके ने अनाउंस किया है अ ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। दिस कैन अगेन बी वन ऑफ द एमसीक्यूज। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट विद इंडिया। There was an establishment of a joint working group and India-UK electric propulsion capacity या capability partnership। तो इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप के बेसिस पे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाई गई है। इसके अलावा एक जॉइंट साइबर स्टेटमेंट भी आया है टू डीपन द कोऑपरेशन अक्रॉस साइबर गवर्नेंस। तो साइबर गवर्नेंस आज के तारीख में बहुत ही रेलेवेंट है। हमें अपना साइबर स्ट्रक्चर, साइबर का जो पूरा सेटअप है उसको इतना रेजिलियंट बनाना पड़ेगा ताकि बाहर से कोई भी खतरा, कोई भी मैलवायर या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अटैक ना कर सके। इसके अलावा दे हैव अग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सब ग्रुप ऑन काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म इन ऑर्डर टू फर्दर द एनहांसमेंट ऑफ द कोऑपरेशन। मतलब किसी भी तरीके के एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक सब ग्रुप में भी बनाया है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। इंडिया और यूके की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे इंडिया यूके यूथ प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल स्कीम की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि इट वाज अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अंदर क्या मिलेगा? यूके विल ऑफर 3000 प्लेसेस, 3000 प्लेस देने वाला है किसको? 18 से 30 साल की उम्र के जितने सारे लोग हैं जिनके पास एक डिग्री है और उसके अलावा इंडियन नेशनल्स हैं, तो होल्डिंग ए डिग्री उन इंडियन नेशनल्स, उनको 3000 स्पेस या प्लेस मिलेगी जहां पे वो रह सकते हैं और काम कर सकते हैं फॉर 2 years। कहने का मतलब यह है कि यूके जो है 18 से 30 साल के इंडियन लोगों को रुकने का और काम करने का मौका दिया जाएगा 2 साल के लिए जिनके पास एक डिग्री है। इसके अलावा इट वॉज साइंड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। MMP कहते हैं, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया जहां से MCQ बन सकता है। दिस स्कीम विल कमेंस, मतलब कि इसकी शुरुआत होगी अर्ली 2023 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होगी, यानी कि हमें भी 3000 स्पेस देना पड़ेगा या प्लेसेस देना पड़ेगा यूके के 18 के 30 साल के भीतर के लोगों को जिसके पास एक डिग्री होगी और वह इंडिया में 2 साल तक रहकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के साथ भी कोलैबोरेटिव साइन किए गए हैं ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये क्या सिस्टम है? इन द बैकड्रॉप ऑफ COP 26। ये COP क्या है? इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं कन्वेंशंस ऑफ पार्टीज। मतलब कि COP मतलब कन्वेंशंस ऑफ पार्टीज, मतलब कि जब बहुत सारी पार्टीज होती, पार्टीज यहाँ पे कंट्रीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, पेरिस अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे COPs हुए हैं, COP 1, COP 2, इस तरह से बहुत सारे हुए हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जिन जिन लोगों ने पेरिस अग्रीमेंट को साइन कर रखा है वो लोग ये COP में आते हैं। COP में आने के बाद दे डिस्कस अबाउट सर्टन इशूज़ और ये हर साल होता है। तो इस बार जो हुआ है उसमें ये 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इंडिया की और नीति आयोग ने मिल करके 2 इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च किया है। तो COP 26 के बाद उसी के बैकड्रॉप पे भारत के प्रेसिडेंट और नीति आयोग ने मिल करके 2 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। पहला इनिशिएटिव है E-अमृत, E कैपिटल में E-अमृत, और दूसरा है रिपोर्ट ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज। E-अमृत का फुल फॉर्म यह है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा जो बैटरी रीयूज की बात है जिसके अंदर यूके की जो ग्रीन ग्रोथ है या ग्रीन ग्रोथ की हम जो बात करते हैं उसकी जो फंड टेक्निकल कोऑपरेशन फैसिलिटी हमें मिलने वाली है, जिससे हम लोग बैटरी को किस तरह से रीयूज करते हैं उसके बारे में बातें होंगी। द रिपोर्ट एम्स टू प्रोमोट बैटरी रिसाइकलिंग ऑन करंट एंड इवॉल्विंग बैटरी टेक्नोलॉजीज। जो एडवांस केमिस्ट्री सेल होगी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी, एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये एक न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज होगी दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी either as a electrochemical or as a chemical energy, either as a electrochemical or as a chemical energy and convert it back to electric energy as and when required। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सेल बनाया जाएगा जिसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जब तक उसको यूज में नहीं ला रहे हो तब तक उसके अंदर एनर्जी जो है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर रहेगी। जैसे ही तुमने कनेक्ट किया उसके बाद से इसकी एनर्जी को यूज किया जाएगा, उससे पहले ये खराब नहीं होगा। पहले ज़माने में क्या, अभी भी हम लोग ये करते हैं कि मान लो हम लोग 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग टीवी की रिमोट को, AC के रिमोट को खोल करके बैटरी को निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग दोज इलेक्ट्रिकल गुड्स द बैटरी इज एक्चुअली वेस्टिंग, वो खर्च हो रहा है।
लेकिन ये जो प्रोसेस ये लोग बता रहे हैं, जो लाने वाले हैं, इसके अंदर क्या होगा कि बैटरी का जो एनर्जी है वो स्टोर रहेगा तब तक जब तक तुम उस बटन को ऑन नहीं करते हो। तुम जैसे ही ऑन कर दिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्चा होना शुरू कर दिया, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो एक केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगी, विच इज अ बिग डील। मतलब एक बैटरी जो 20-25 दिन चलेगी वो अब से 2-3 महीने चलेगी, और इसको रीयूज भी कर सकते हो। मतलब रिचार्जेबल तो होता ही है, तो वो रिचार्जेबल भी होगी। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीजें भी हैं, जैसे दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग भी साइन हुआ है मिनिस्ट्रियल लेवल पे, जिसमें नए और इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जैसे 5G, AI, इससे रिलेटेड भी कोऑपरेशन की बारे में बात हो रही है। इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजीज बन रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूके के साथ हम लोग ई मोबिलिटी में भी इन्वॉल्व हैं, हम लोग बैटरी रीयूज यानी कि साइंस एंड टेक में भी इन्वॉल्व हैं, हम लोग 5G, AI से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वॉल्व हैं, हम लोग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम में इन्वॉल्व हैं, हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो हम लोगों ने ओपन कर रखा है भारतीयों के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने साइबर गवर्नेंस में भी काम करा है, और फाइनली हम लोगों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप भी साइन करा है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो सर्टनली इसको कंक्लूड किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यूके के साथ। दोस्तों, इंडिया और यूके के रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है चर्चा की है। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कुछ की फैक्ट्स जो कि इंडिया और यूके के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है कि कैसा है, हेल्दी है कि अनहेल्दी रिलेशन है, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, वॉट एवर। तो लेट अस स्टार्ट विद द की फैक्ट्स ऑफ इंडिया यूके रिलेशंस। पहली चीज़ ये है कि हमारे और उनके कंट्री के बीच में लगभग $41 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड होती है। यूके भारत के पर्सपेक्टिव से 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और विद क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $33 बिलियन। इंडिया जो है एक सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन। इसके अलावा इंडिया एंड यूके साइंड ऑफ अ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2010। इसके अलावा यूके हैज़ बीन सपोर्टिव ऑफ इंडियाज़ परमानेंट मेंबरशिप इन NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूके हमें सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए और NSG के लिए। ये बहुत बड़ी बात है वैसे तो देखा जाए, अगर हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री को अप्रिशिएट किया जाए तो उस हिसाब से तो काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा इंडिया और यूके ने डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप DISP, डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को साइन किया है 2015 में, जब से मोदी की सरकार आई है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडियन ओरिजिन के जो पॉपुलेशन है इंग्लैंड में या ब्रिटेन में वो लगभग 1.8 से लेकर के 2 मिलियन तक है, यानी कि वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ एथनिक पॉपुलेशन इन ब्रिटेन इज इन यूके इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा और डीप में जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टडिंग इन यूके। कि इंडिया और यूके की जो एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव है उसको भी लॉन्च किया गया था 2005 में। ये सारे क्वेश्चंस जो है 2005 जहाँ पे डेट लिखा गया है, ये सब अपने आप में एक MCQ बन सकता है। जैसे ये DISP, ये भी एक MCQ बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इंडिया एंड यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि ये है क्या। ये एक तरीके की इक्विटी फंड है, मोबिलाइज करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को इन रिन्यूएबल वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सबसेक्टर्स इन इंडिया। यानी कि एक ऐसा फंड है जो कि अपने पैसे को मोबिलाइज करता है, इंस्टीट्यूशनली इन्वेस्ट करता है इन पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसको हम लोग ग्रीन एरियाज कह रहे हैं, और ये भारत में करता है। इंडिया एंड यूके आर मेंबर्स ऑफ मेनी मल्टीलैटरल फोरम्स इंक्लूडिंग UN, WTO, कॉमनवेल्थ, G20 एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इंडिया और यूके के रिलेशंस को लेकर के। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ इंडिया एंड फ्रांस। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के इशू में जो चीज़ हम लोग को बेसिकली समझनी है कि ये न्यूज़ में क्यों है और कुछ की फैक्ट्स इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस में क्या हैं। और जैसा कि मैं थ्रू आउट दिस इंटरनेशनल रिलेशन का जो सीरीज़ चल रहा है इसमें मैंने थ्रू आउट बताया हुआ है कि आप लोग मैप्स पे ज़रूर फोकस करिएगा क्योंकि मैप से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को लेकर। सबसे पहली बात यह है कि इसके कुछ की फैक्ट्स क्या क्या हैं वो जान लेना ज़रूरी है। जैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर हम लोग बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो ये लगभग $8 बिलियन की है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया को ट्रेड सरप्लस है। ये ट्रेड सरप्लस का मतलब ये होता है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट से, यानी कि हमें इसमें से इस कंट्री से बिजनेस करने में फ़ायदा ज़्यादा है। दूसरी बात, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है रादर, इसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं अपने अपने तरीके से सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी शुरुआत हुई थी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 से। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ किससे रिलेटेड है हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले चर्चा किया था, और इस वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। आप लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है।
तीसरी अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस कोऑपरेशन की इंडिया और फ्रांस में, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ में रही है वो ये है कि राफेल एयरक्राफ्ट। सो इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो परचेज़ किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक और कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडिया ने साइन करा है फॉर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, जो कि हम लोग फ्रांस से खरीदने वाले हैं। इसके अलावा बोथ द पार्टीज हैव साइन टू कैरी आउट 3 बाइनेनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जिसका नाम है गरुड़ा, वरुणा और शक्ति। गरुड़ा इज़ फॉर एयरफोर्स, वरुणा इज़ फॉर नेवी एंड शक्ति इज़ फॉर आर्मी। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम लोगों ने, यानी कि इंडिया और फ्रांस ने साइन कर रखा है अग्रीमेंट रिगार्डिंग दी रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। तो ये लॉजिस्टिक्स जो है वो हर बार न्यूज़ में आ रही है, किसी ना किसी कंट्री के साथ न्यूज़ में आ रही है। कोई ये इंडिया के लिए पहली कंट्री नहीं है फ्रांस जिसके साथ हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट के अग्रीमेंट है, हमारे साथ यूएस के भी हैं, जापान के भी हैं। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट पे क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आज की तारीख में ये न्यूज़ में इंडिया और फ्रांस के रिलेशन इसलिए भी हैं क्योंकि इंडिया और फ्रांस की जो डायलॉग है ऑन द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, इसको कंक्लूड किया गया है पेरिस में। थोड़ा सा अगर हम लोग मैप देख लें तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयरिंग में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे बेल्जियम है, जैसे जर्मनी है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे इटली है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये बे ऑफ बिस्के या बे ऑफ बिस्के ये क्या है, इसको पता होना चाहिए। नॉर्थ सी कहाँ है, ये दोनों के बीच के चैनल को क्या कहते हैं, इंग्लैंड और यानी कि यूके और पेरिस, यूके और फ्रांस के बीच की जो चैनल है इसको क्या कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको एकदम से पता होनी चाहिए। यहाँ भी फ्रांस जो है एक और कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री है जिसके साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, और ये भी बताइएगा कि ये जो सी है ये कौन सी सी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक और एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है रिगार्डिंग द कोऑपरेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। तो गगनयान जो है वो इंडिया की पहली ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसके अंदर फ्रांस और इंडिया जो है एक साथ कोऑपरेट करने वाली है। सो इट्स अ बिग डील फॉर अस। तो गगनयान के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मो अल्सर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, अ मल्टीनेशनल कंसोर्टियम व्हिच वाज फॉर्म्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर व्हिच इज लोकेटेड इन आर्के विच इज़ इन फ्रांस। तो ये ITER पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, इंडिया और फ्रांस के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है जो कि 2008 में ही साइन किया गया था। अभी 2008 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको इसको ध्यान रखना है। इंडिया जॉइंट फ्रेंच लेड इनिशिएटिव कॉल्ड हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल विच एम्स एट प्रोटेक्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशंस बाय 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जब हम लोग हमेशा ही इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे जब भी हम लोग क्लाइमेट को लेकर बात करते हैं, एनवायरमेंट को लेकर बात करते हैं, तो दिस टॉपिक और दिस इनिशिएटिव और दिस जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस विद रिस्पेक्ट टू द हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल, जिसमें 30% का जो कैप लगाया गया है और कंप्लीट करने के लिए भी टारगेट है बाय 2030। दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन योर एमसीक्यू। इसके अलावा बोथ द कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ मेनी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे G20, UN, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक्सेट्रा। तो ये उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ITER इंपॉर्टेंट है और इसके आगे गगनयान इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स पर से लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और बाकी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इंडिया के साथ फ्रांस का यूरोप में अब तक जितने सारे कंट्रीज हम लोगों ने करे हैं उसमें से पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे इंडिया का सरप्लस ट्रेड होता है, जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, इंडिया को फायदा ज़्यादा होता है। आई बिलीव इंडिया फ्रांस का रिलेशन आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ इंडिया एंड जर्मनी। दोस्तों, इंडिया और जर्मनी की जो टॉपिक है काफ़ी छोटी टॉपिक है, इंडिया और जर्मनी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया और डेनमार्क की। काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है। फॉर एग्जांपल, न्यूज़ में ये भी इसलिए है क्योंकि इंडिया और जर्मनी ने रिसेंटली $10.5 बिलियन के लिए एक डील साइन किया है जिसका नाम है 10.5 बिलियन ग्रीन डील। अब ये ग्रीन डील से मतलब यह है कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जो कि हमारी भी और उनकी भी देश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का एक हिस्सा है, एक टारगेट है, ताकि हम लोग जो है बूस्ट कर सके क्लीन एनर्जी यूज़ को। तो प्रमोट करना, बूस्ट करना किसी भी तरीके की ग्रीन या सस्टेनेबल एनर्जी को, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें हम लोग, इसके लिए हम लोग इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इंडिया और जर्मनी अपने अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में इंडिया और जर्मनी ने $10.5 बिलियन की जो वर्थ है उस इतने बड़े अमाउंट का एक ग्रीन डील जो है साइन किया है टू बूस्ट क्लीन एनर्जी यूज़। ये न्यूज़ में और भी वजह से हैं, जैसे वेरियस डिलीवरेबल्स अंडर दिस पार्टनरशिप। ये जो ग्रीन पार्टनरशिप हुई है या ग्रीन डील हुई है, इसके अंदर और क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, जैसे टू डेवलप एन इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप। दूसरा, इंडो जर्मन रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप which will focus on innovative solar energy and other renewables। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि to establish a lighthouse cooperation on agroecology and sustainable management of natural resources।
इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो है ये प्राइमरीली मैक्सिमम जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अभी भी इंडिया को हम लोग एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं और एग्रीकल्चर डेफिनेटली आप कितना भी एडवांस्ड हो जाइए, कितना भी मॉडर्न हो जाइए, कितना भी इंडस्ट्रियल कंट्री बन जाइए या सर्विस ओरिएंटेड कंट्री बन जाइए, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तमाम देशों की बात है। पेट में खाना पहुंचाने का जो मेन सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है और ये इतनी बेसिक चीज़ है कि अगर हम लोग इसके लिए भी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो ये हमारे कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए या उसके फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अब क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर जो है वो एक नेचुरल एक प्राइमरी चीज़ है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है क्लाइमेट से। अब एग्रीकल्चर जो है अगर इस लेवल पे किया जाए जिससे क्लाइमेट के साथ बैलेंस करके चला जा सके, जिससे क्लाइमेट का जो हार्श इम्पैक्ट्स है, रेपरकशंस है, वो एग्रीकल्चर पे नेगेटिवली ना हो, इसके लिए हमें एक ऐसा एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है या ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। इसीलिए हम लोग क्या नाम दे रहे हैं इसको कि एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्रॉप्स हो गई, लैंड हो गई, ये सारी चीज़। इसके अलावा दे वांट टू डीपन द कोऑपरेशन इन रिस्टोरिंग फॉरेस्ट लैंडस्केप अंडर द बॉन चैलेंज। बॉन कन्वेंशन क्या है आपको पता होना चाहिए, दिस कैन बी एन एमसीक्यू। बॉन कन्वेंशन क्या है पता होना चाहिए। एग्रो इकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा फर्दरिंग द कोलैबोरेशन ऑन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ले से हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जाएगा एंड प्रोजेक्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगर वास्तविक हम लोग को देखने को मिलता है, अगर ये वास्तविक रूप से इंप्लीमेंट हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जैसे इंडो जर्मन पार्टनरशिप ऑन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी। इसके अंदर हम लोग मेट्रोज़ की बात करेंगे, लाइट मेट्रोज़ की बात करेंगे। इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम लोग सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। यहाँ पे जो ईवी या इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा नीति आयोग और BMZ डायलॉग जो है, इन्होंने भी जो अपनी पूरी डायलॉग हुई है इसमें भी इन्होंने यही चीज़ पे फोकस करा है कि हमें स्ट्रेंथन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एट द लोकल लेवल। सो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट द सिटी लेवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इंडिया और जर्मनी ने एनर्जी प्रोग्राम को भी एक साथ करने का निर्णय लिया है जिसमें ये लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को टू इम्प्लीमेंट दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। तो किस तरीके से ये लोग सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो इकोनॉमी या डेवलपमेंट या ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज के साथ जितने सारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस हैं, इन सिंपल वर्ड्स जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करने की तादाद पे, उसे अचीव करने की मुहिम पे जो है इनके सारे के सारे एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसी बेसिस पे है। जून 2022 में इंडिया एंड G7 कंट्रीज हैव अग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। जस्ट एनर्जी मतलब यहाँ पे जो जस्ट का शब्द का मीनिंग है वो लीगल जस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ जिसको जस्टिशिएबल किया जा सके, जस्टिशिएबल बनाया जा सके। इन सिंपल वर्ड आप ऐसा कोई एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं, एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट पार्टनरशिप विद डिफरेंट कंट्रीज, जिससे आपका जो एनर्जी यूसेज है वो बहुत ही जस्टिशिएबल हो, रीजनेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट या ग्रोथ के नाम पर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये सब ना हो। सो इट हैज़ टू बी रीजनेबल, दिस इज़ वॉट जस्ट मीन्स हियर। तो आई बिलीव ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैप पे फोकस करिएगा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं ये मैप बहुत रेलेवेंट है। यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी कौन कौन से एरियाज़ के साथ, कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ कौन से सी हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। और बॉन कन्वेंशन क्या है, बॉन चैलेंज क्या है, इसके ऊपर भी MCQ बन सकता है कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो छोटा सा ही पार्ट है, समझ में आ रहा होगा आप सबको कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है। आप लोग इसको भी एक बार विकीपीडिया में ज़रूर देखिएगा, बस इंट्रोडक्शन का 2 लाइन पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ इंडिया एंड डेनमार्क। ये भी बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, लेट्स बिगिन। दोस्तों इंडिया एंड डेनमार्क की जो टॉपिक है इसके अंदर खास बात यह है कि इन्होंने भी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो तय करी है, जिसमें इंडिया और डेनमार्क जो है एक दूसरे की मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ये भी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है। अब ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2020 में। इट इज़ अ 5-year एक्शन प्लान फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड फोकसेस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे ये टर्म जो है सर्कुलर इकोनॉमी, ये शायद कई लोगों को नया लगे। इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट रीयूजेबल रिसोर्सेज की बात हो रही है, जो कि सर्कुलर घूमती रहेगी तो कि एक ही रिसोर्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द एम्बिशियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अदर आउटकम्स क्या है इंडिया डेनमार्क की मीटिंग में? अदर आउटकम्स जैसे ग्रीन इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव। इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ MCQ, पूछा जा सकता है। इट इज़ नथिंग बट अ फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया
for accelerating green growth and job creation in India. So it's a very important project that is in India जो होने वाली है with respect to the India Green Finance Initiative. India agreed to join the International Center for Antimicrobial Resistance. ये antimicrobial क्या होती है? एक समय आता है, अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो एक समय आएगा जब एंटीबायोटिक आपके शरीर में काम नहीं करेगा। तो एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जिससे ये रेजिस्टेंस जो है उन बीमारियों का उसको दूर किया जा सके। इस तरीके की मिशन पार्टनरशिप में इंडिया और डेनमार्क काम कर रहे हैं। इसके अलावा वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू टैकल द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन लो एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये बहुत साफ बात है कि अगर दोनों मिलकर कोऑपरेट करेंगे वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप पे, इसमें अलग अलग देश, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इंडिया अपनी एक्सपर्टीज़ देगा तो उस जगह की जो खर्चा है वो डेनमार्क को नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली डेनमार्क अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेगा इस वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप में, जिससे हमारा वो वाला एस्पेक्ट जो डेनमार्क कंट्रीब्यूट कर रहा है वो खर्चा बच जाएगा। तो इट विल बी मोर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि हम इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ सकें। पर्टिकुलरली कुछ ऐसा बना सके जो कि लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कंट्रीज़ को भी, या लो इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ के पास भी ये बेनिफिट या ये सुविधा जो है वो पहुँच सके। इसके अलावा डेनमार्क ने ये कन्फर्म किया है कि इट्स एक्सेशन टू द ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। हमारे भारत में भी डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप या डिजिटल हेल्थ कार्ड ऐसा कुछ बनने वाला था, आप लोग को इसको स्टडी करना है, ये एमसीक्यू बन सकता है। जैसे आधार का एक नंबर होता है, आधार कार्ड का एक नंबर होता है जिसको बटन दबाने से आपकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है, वैसे डिजिटल हेल्थ कार्ड भी हमारे देश में आने वाले है, जिसमें एक नंबर होगा जिसको आप कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास आप दिखाइए पूरे इंडिया में, जैसे वो बटन से वो नंबर आपको दबाएगा तो आपकी हेल्थ हिस्ट्री जो है उस डॉक्टर को दिख जाएगी। आपको मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कैरी नहीं कर। ये जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप है इसको भी कोलैबोरेशन में किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। इंडिया इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप। तो कुल मिलाकर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एमसीक्यूज़ के एरियाज में बता चुका हूँ। आई होप आपको इंडिया और यूरोप के सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कुछ भी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। इन वीडियोज़ का अगर आपको फायदा मिल रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि और भी लोग जो हैं इससे बेनिफिट पा सकें। नमस्कार, जय हिंद।